नमस्कार, एक बार फिर से हमारे इस खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने पहले जॉब किया एक सिंडिकेट बैंक में, उन्होंने एज ए मैनेजर, उसके बाद उन्होंने अपना एक बिजनेस स्टैब्लिश किया एक छोटे से कमरे से, और उसके बाद उसको बढ़ाते हुए वो एक इंडस्ट्री के रूप में लेके गए और आज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के रूप में हमारे साथ हैं। और इतना ही नहीं, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के बाद आप एक लाइफ कोच के रूप में, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में हमारे साथ हैं। ऐसे गुलशन नागपाल जी आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनका वेलकम करते हैं। वेलकम सर। नमस्कार, थैंक यू। सर, मेरा सबसे पहला सवाल और मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि आपने, क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड से आपने स्टार्ट किया और आज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं और लोगों की लाइफ को भी आप मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं। तो ये जो सक्सेस है, इसका कोई सीक्रेट है? कहते हैं ना डबल एस का बल्ला, तो ये डबल एस का जो बल्ला है ये क्या है? इसका क्या सीक्रेट है, सक्सेस का सीक्रेट? कुछ दिन पहले मुझे सी बीच पर जाने का मौका मिला। वहाँ मैंने देखा कि किनारे पर खड़ी एक महिला की बाहों में एक शिशु था, बच्चा था, जिसे जोरदार लहरें आई समुद्र से बाहर और उसे खींच कर ले गई। महिला विलाप करने लगी क्योंकि बच्चा डूब गया था। महिला कहने लगी, तू हत्यारा है। इसी दौरान मैंने देखा कि एक मछुआरा अपनी मछलियों से भरा हुआ जाल अपनी ओर खींच रहा था और एक गीत गा रहा था और कह रहा था कि तू पालनहारा है। इसी दौरान मैंने एक बच्चे की चप्पल को समुद्र की लहरों में बहते देखा। वो बच्चा कह रहा था तू चोर है। फिर मैंने एक न्यूली वेडिड कपल को देखा, नंगे पैर, जो वहां टहल रहे थे सी बीच पर और आपस में कह रहे थे कितना मनमोहक दृश्य है समुद्र का, कितना सुहाना मौसम है। इस सब के बीच मैंने समुद्र की लहरों को देखा जो एकदम शाश्वत संगीतमय ध्वनि के साथ बह चले जा रही थी, इस बात की परवाह किए बगैर कि कौन क्या कह रहा है। वहां से मैंने एक सीक्रेट सीखा सफलता का, कि समुद्र की तरह अगर बड़ा और गहरा बनना है तो लोगों की परवाह करना बंद कर दीजिए। कोई कुछ भी कहता रहिए, आप चलते रहिए, बहते रहिए। यह है सीक्रेट मेरी राय में सफलता का सबसे बड़ा, कि लोगों की परवाह करनी बंद कर दीजिए। लेकिन इसमें एक व्यवहारिक कठिनाई है। व्यवहारिक कठिनाई ये है कि हम लोगों के कहने की चिंता ना करें, लेकिन हम भी लोगों के बारे में कमेंट करते हैं, कहते हैं, चुगली भी करते हैं। ये बात काफ़ी आपकी ठीक है। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें लोगों के बारे में परवाह नहीं करनी चाहिए, जो मैंने आपको कहा, नहीं सोचना चाहिए। लेकिन चूंकि जैसे आपने कहा कि आज हमने स्वयं को भी और लोगों ने भी ऐसे युग में हैं, हम एक ट्रेजिडी है कि लाइफ और कमेंट से हम एक दूसरे को आंकते हैं, मजबूर हो गए हम। अगर ऐसी कोई ज़रूरत आन भी पड़े ज़िंदगी में कि हमें बहुत कुछ सोचना पड़े लोगों के बारे में, तो हम उन लोगों के बारे में ये ज़रूर एनालिसिस करें कि जिनके बारे में हम बहुत सोचते हैं उनकी किस लिस्ट में हैं हम, वो हमें किस तरह से सोचते हैं, हम उनकी किसी प्रायोरिटी लिस्ट में हैं भी कि नहीं, या हम उनके लिए एक विकल्प है या जस्ट एक ऑप्शन है। उस हिसाब से हमें उनके बारे में सोचना चाहिए, अपने टाइम और एनर्जी तभी उन लोगों पर वेस्ट करनी चाहिए अगर हम उनकी किसी प्रायोरिटी लिस्ट में हैं। सही मूल्यांकन बोलेंगे इसको। जी सर, यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि हम एक समुद्र की तरह, एक बिना किसी की परवाह किए हुए और अपने नियति की तरफ, अपने काम की तरफ बढ़ते जाएं। लेकिन इसमें एक चीज़ है, जैसे कई बार कहते हैं कि लक्ष्य, और कई बार कहते हैं लक्ष्य तक जाने का रास्ता। तो यहाँ दो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, एक तो लक्ष्य, वो हमारा कैसा और कैसा है, और उस तक पहुँचने का जो रास्ता है, मार्ग है जो हमने चुना है, वो कैसा है। तो लक्ष्य और मार्ग, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, आप क्या समझते हैं? मेरी राय में ये दोनों इम्पोर्टेंट नहीं है। इनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वो संगत है, आपका साथ है, आपकी कंपनी है। जिस मंजिल की ओर जा रहे हैं, जो सफ़र आप तय कर रहे हैं, यदि आपकी कंपनी अच्छी है, यदि आपकी संगत अच्छी है, आपके दोस्त अच्छे हैं, तो रास्ते खराब होने के बाद भी आप खूबसूरत मंजिल तक एक दिन जरूर पहुंचेंगे। क्या बात? अगर साथ अच्छा नहीं है, दोस्त अच्छे नहीं हैं, आपकी कंपनी अच्छी नहीं है, तो जरूरी नहीं कि खूबसूरत रास्तों के बाद भी आप मंजिल तक पहुंच जाएं। तो मेरी राय में वो संगत बहुत जरूरी है जिसके साथ आप रास्ता तय करते हैं। योर फ्रेंड्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन डिस्टेंस एंड डेस्टिनेशन। यानी मार्ग भी इम्पोर्टेंट नहीं है और लक्ष्य भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दोनों इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट संगत है, क्योंकि उन दोनों के साथ यहाँ पहुँच सकते। क्या बात है सर। किसी बड़े विद्वान ने कहा है कि सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते।
यानी आप अपने गोल को, लक्ष्य को लेके माइंड में और हर समय जागृत रहें, जगे रहें। यानी अगर मैं लेमन लैंग्वेज में कहूँ, अपनी भाषा में कहूँ, तो सोचते रहें, उसी का चिंतन चिंता करते रहें। तो आप इस विषय में क्या कहते हैं? क्या हर समय अगर मैं चिंतन करता रहूं तो क्या मैं लक्ष्य प्राप्त कर लूंगा? इस विषय में आपका क्या विचार है? नहीं, बात आपकी ठीक है, सोचना चाहिए लक्ष्य के बारे में, लेकिन सिर्फ सोचते नहीं रहना चाहिए। सोच से तो गेम शुरू होती है, अगर सोचेंगे नहीं तो बनेंगे कहाँ। लेकिन सिर्फ सोचते रहेंगे तो भी नहीं बनेंगे, क्योंकि जो आपके प्लान हैं, जो आपके सपने हैं, अगर वो एक्शंस में कन्वर्ट नहीं होंगे तो आप सफल नहीं होंगे। आप प्रयास कीजिए, क्योंकि मेरी राय में सफलता जो एक रिजल्ट है, बाई प्रोडक्ट है प्रोसेस का, आपकी मेहनत का। अगर आप मेहनत नहीं करते, एक्शंस नहीं करते और सिर्फ सोचते ही रहते हैं कि मैं सफल हो जाऊंगा, तो कैसे सफल हो जाएंगे? उन रास्तों को एंजॉय नहीं करते। आप अपनी हैबिट्स पे भी सोचिए कि कौन सी हैबिट्स मुझे सफल कर सकती हैं। अपना डे रूटीन, टाइम मैनेजमेंट, अगर ये नहीं सोचेंगे और सिर्फ मैं सफल कैसे होऊंगा, क्या सफल सफल सफल, इससे सफल नहीं होंगे। अपनी हैबिट्स पे सोचिए। हैबिट्स एक प्रोसेस है सफलता का। अपनी हैबिट्स इंप्रूव कीजिए, सफलता आपको रिजल्ट के रूप में मिलेगी, बाई प्रोडक्ट के रूप में। बाई प्रोडक्ट है वो। लेकिन सोचना जरूरी है, सोचना पहला स्टेप है। सोच से गेम शुरू होती है, लेकिन सक्सेस पर खत्म तभी होगी अगर आप हैबिट्स पे सोचेंगे, प्रोसेस पे सोचेंगे। सर, हमने गोल सेट किया, हमने स्ट्रगल किया, हमने सोचा, विचारा, उसके अनुरूप व्यवहार किया, हमें संगति ठीक मिली, जैसा आपसे बातचीत हुई। उसके बाद हम एक लेवल को अचीव कर लेते हैं, एक फाइनेंशियल लेवल आ जाता है। उस लेवल के बाद हम उस लग्जरी को एंजॉय करने लगते हैं जो होती है, और उसमें बिल्कुल खो जाते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है कि लग्जरी जब हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हमें अवेल करनी चाहिए, या हमें सादा जीवन उच्च विचार का फॉर्मूला रखना चाहिए? देखिए, जब एक लेवल पर हम पहुंच जाते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम के लेवल पर हो जाते हैं, हमारे पे कोई लायबिलिटीज नहीं होती और हम कंफर्टेबल होते हैं खर्च करने के लिए, तो हमें खर्च करना चाहिए। अदरवाइज पैसे का क्या रोल है? ठीक बात है। पैसे को अगर आप खर्च नहीं करेंगे तो अलमारी में रखा हुआ पैसा तो आपको कंफर्ट नहीं दे सकता ना, सुख नहीं दे सकता। खर्च करना अच्छी बात है, समझदारी है, वरना तो पैसा अर्न करना मूर्खता है, फिर किस लिए? लेकिन एक बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा, और जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर लेते हैं, उस लेवल पर आ जाते हैं, तो आप ब्रांडेड फूड्स, ब्रांडेड शूज और ब्रांडेड गाड़ियां या गारमेंट्स, सब चीजें आप उस पर खर्च करते हैं। तो मेरा मानना है कि ये सारा इन्वेस्टमेंट जो है आपका बिलो नेक है, यहां से नीचे खाना है, पहनना है, जो भी आपको करते हैं। मेरा मानना है कि इसके बाद आपको कुछ इन्वेस्टमेंट अबव नेक भी करना चाहिए। जैसे इन्वेस्ट ऑन योर नॉलेज, राइट, इन्वेस्ट ऑन योर इनर थर्स्ट, जी, इन्वेस्टमेंट ऑन योर मेंटल इंप्रूवमेंट। आपको ये चीजें भी देखनी चाहिए जिससे आपकी सिर्फ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ना बढ़े, क्वालिटी ऑफ लिविंग ना बढ़े, बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़े। जी। और जब क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है तो क्वालिटी ऑफ लिविंग तभी अच्छी लगती है, जी। पैसे का तभी रोल लगता है। एक लेवल के बाद आप अपनी भौतिकवादी जो एक मैटेरियलिज्म के साथ साथ आप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ भी बढ़े, जी। आप यहाँ से भी विकसित हों, बिलो नेक के साथ साथ एबव नेक का भी ध्यान रखें। क्या बात है सर। इसमें एक थोड़ा सा लीक से हट के प्रश्न मैं कर रहा हूँ, लाइफ में फ्रेंड्स की क्या इंपॉर्टेंस है, आप क्या समझते हैं? लाइफ की फ्रेंड्स की बहुत इंपॉर्टेंस, नंबर 1। और मैं तो ये कहता हूं कि क्योंकि हम रिलेटिव्स अपने चुन नहीं सकते, हमें अधिकार है, नेचर ने दिए हमें ना, जी। अपने रिलेटिव्स बाय बर्थ है, बाय नेचर है, गॉड ने जो हमें जहां पैदा कर दिया वहीं से हमारी लाइफ शुरू होती है, जी। दोस्तों का सिलेक्शन हम कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। चेंज भी कर सकते हैं, सिलेक्शन भी कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। और ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्ती का, लोग ध्यान नहीं देते। हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रोवर्ब लिखी है कि मैन इज नोन बाय इट्स कंपनी ही कीप्स एंड द बुक्स ही रीड्स। अगर आदमी को पहचान करनी है उसकी, उसका लेवल क्या है, तो वो किन दोस्तों में बैठता है, उठना बैठना है, कौन सा लिटरेचर पढ़ता है, क्या अखबार पढ़ता है, क्या उसके टेबल पे बुक्स है। और आजकल तो वीडियो की सर्चिंग से भी आइडिया लगा सकते हैं आप, सर्च से, कि उसकी क्या पर्सनैलिटी है। तो समाज में उसके कद को आंका जाता है उसके दोस्तों से। तो दोस्त हमारी जिंदगी में हमारी पहचान बनाने में बड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वी मस्ट अवेयर अबाउट आवर फ्रेंडशिप, हम किस तरह के दोस्त बनाएं जिससे हमारी एक बेहतर पहचान बन सके। सर, मेरा एक प्रश्न है, मैं काफ़ी मोटिवेशनल स्पीकर्स के वीडियो भी देखता हूँ, लाइफ कोचेस के।
स्टेज पे बहुत सुंदर से डैशिंग दिखने वाले, टाई बांधे हुए, कोट पहने हुए एक सभ्य से व्यक्ति और बहुत अच्छा स्पीच देते हैं, अच्छा भी लगता है, प्रभावित भी करते हैं। लेकिन जब हम उन बड़े बड़े लोगों की वीडियो देखते हैं जो न्यूज़ में आ रही हैं, उनकी स्टोरी देखते हैं कि वो कभी अपने पारिवारिक झगड़ों में, कभी कहीं कुछ सिर फुटअव्वल, ऐसी स्थिति दिखाई देती है, तो लगता है कि क्या सब फेक था, सब ड्रामा था। आप इसको किस एंगल से देखते हैं? बात आपकी बड़ी जायज़ है, ये स्टोरीज रोज देखने को मिल रही हैं यूट्यूब पर, लेकिन ये स्वाभाविक है, मेजॉरिटी इसका शिकार है। आप अगर देखें तो ज़रूरी नहीं कि जो ब्यूटी पार्लर की लेडी है जो लोगों के चेहरे को खूबसूरत करती है उसका खुद का चेहरा भी इतना खूबसूरत हो, या जो जिम चला रहा है तो वो भी उसकी मसल्स उतनी स्ट्रॉन्ग हो जैसे वो लोगों को मौका दे रहा है। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, मैं वही बोलता हूँ जिसे मैं पहले सोचता हूँ कि मैं जी सकता हूँ जी। मैं अगर ये कहता हूँ कि छोटी उम्र में बच्चों को उत्तरदायित्व देने चाहिए, तो ऐसा नहीं मैं अपने बेटे को कुछ काम देने से मना करूं कि नहीं अभी तेरे बस का नहीं है। मैं उन्हें उत्तरदायित्व सौंपता हूं, फिर बोलता हूं। ये काफ़ी चीज़ें मैं अपने जीवन में वो लाने का प्रयास करता हूं, पहले और बाद में बोलता हूं। और ऐसा अगर हर मोटिवेशनल स्पीकर या हर हमारा भाषण देने वाला स्टेज पे या कोई सेलिब्रिटी इस बात को अपना ले कि पहले वो उन चीज़ों को खुद जिए, खुद पे अप्लाई करें, फिर बोले। आपने सुनी होगी गांधी जी की बात की, जिसके पास एक व्यक्ति आया था कि गुड़ खाना कैसे मेरा बच्चा छोड़ दे, तो उन्होंने कहा 3 दिन बाद आना। तो 3 दिन में उन्होंने प्रैक्टिस की थी, गुड़ पहले मैं छोड़ूंगा। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि 3 दिन का टाइम क्यों मांगा, तो उन्होंने कहा पहले मैं खुद छोड़ना चाह रहा था। उपदेश तभी अच्छा लगता है जो हम पहले अपने जीवन में अपना सकें। बहुत ठीक कहा सर। आपको सैकड़ों लोग फॉलो करते हैं, आपके सेशंस कराते हैं, आपसे एडवाइस भी लेते हैं पर्सनली, जैसा मुझे जानकारी है, आपने मुझे बताया। आप इतने लोगों को मोटिवेट करते हैं, आपको कौन मोटिवेट करता है? देखिए, जिंदगी का एक सच है, गॉड या नेचर ब्लेस्ड अस, प्रिविलेज अस टू इम्प्रूव अवरसेल्फ। हम अपने आप को इम्प्रूव करें। आदमी का जीवन इस तरह से नेचर ने बिल्टअप किया। जो एनिमल्स हैं वो जिस लेवल पे पैदा होते हैं उसी लेवल पर मरते हैं। ये प्रिविलेज सिर्फ आदमी को मिला है कि वो जिस लेवल पर पैदा हुआ है वो आगे इंप्रूव कर सकता है अपने आप को। और इंप्रूव करने के लिए वो यदि रोज नहीं सोचेगा तो इंप्रूव नहीं कर सकता। हम रोज सोसाइटी से, रोज फैमिली से, बुक्स से लर्न करें और खुद उसी से मोटिवेट हों और अपनी ज़िंदगी को इंप्रूव करें। हम एक संकल्प जो मैंने लिया है कि जहां हम पैदा हुए हैं वहीं ना मरें, उसी स्तर पर ना मरें, ये बात मुझे बहुत मोटिवेट करती है। क्या बात है। तो जहां हम पैदा हुए हैं, जिस लेवल से हम उठे हैं, चले हैं, वहीं हम समाप्त ना हो जाएं, हम आगे बढ़े, बढ़ते जाएं। इस संदेश के साथ हमने आज गुलशन नागपाल जी के साथ एक लंबी चर्चा की। आप गुलशन जी के इंस्टा को फॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके उसमें कमेंट करें और हमें बताएं कि आप कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिस पे आप इनके विचार जानना चाहते हैं। मुझे लगता है आपको आज का ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। हमें भी रिवर्ट करें, इन कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि हम अगली बार गुलशन जी के साथ किन विषयों पे बातचीत करें। गुलशन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू।